इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक नंबर 22 तक हम कर चुके हैं और ये थोड़े से टॉपिक्स रह रहे हैं बस। इसके बाद इस मैगज़ीन के अंदर मैपिंग के कुछ टॉपिक्स होंगे बस। तो इसका टॉपिक नंबर 23 है भारत जेन। भारत जेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लॉन्च करा है और ये इसलिए लॉन्च करा है ताकि इंडिया के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब को कवर किया जा सके। उनके लिए मॉडल्स उनके लिए उन पर फोकस किया जा सके, उनके लिए ऐसे मॉडल्स बनाए जाएं कि जिनके अंदर इंडिया की ऑलमोस्ट सारी भाषाएं कवर हों। एंड हम आगे देखेंगे कि ये टेक्स्ट और स्पीच दोनों को कवर करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और इसका ओवरव्यू ये है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ये सवाल कि ये किसने बनाया है, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछा जाए, लेकिन कोई पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो उनमें पूछा जा सकता है। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि भारत जेन से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जो अभी नज़दीक में पेपर आ रहे हैं उनमें पूछा जा सकता है। और जैसे 3-4 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये पता हो कि ये डेवलप किसने करा है। एम इसका ये है टू जनरेट एआई मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनाए जाएं, सपोर्टिंग इंडियाज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। बहुत सारी भाषाओं को जिसमें कवर किया जाए। और ये दुनिया का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को कवर कर रहा है और गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला तो ये है मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल है। इसके अंदर बहुत सारी इंडिया की भाषाओं को कवर किया जाएगा और ये टेक्स्ट और स्पीच दोनों को केटर करेगा, दोनों पर फोकस करेगा। इंडिया सेंट्रिक डेटा डेटा भी बनाया जाएगा इसका कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के लिए क्या क्या है। तो एक डेटा सेट भी होगा। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स ऐसे होंगे, जैसे इसमें लिखा है, डेमोक्रेटाइजेस एआई एक्सेस एनेबलिंग स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स टू बिल्ड ऑन फाउंडेशनल एआई मॉडल्स। जो स्टार्टअप्स होंगे, जैसे बिजनेसेस में होते हैं स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स या कोई हो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता हो या इनोवेटर हो, वो इन सब चीज़ों को एआई मॉडल्स को बनाने में भी हेल्प करेंगे। डेटा एफिशिएंट लर्निंग, ये इफ़ेक्टिव इन ट्रेनिंग एआई फॉर लैंग्वेजेस विद लिमिटेड डिजिटल प्रेजेंस, मेकिंग इट सूटेबल फॉर लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। कई एक तो इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस को कवर किया जाएगा। ऐसी लैंग्वेजेस को भी कवर किया जाएगा जिनके जिनकी डिजिटल प्रेजेंस, मतलब उनके बारे में हमें काफ़ी कम पता हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हों, ऐसी लैंग्वेजेस को भी कवर किया जाएगा इसके अंदर। तो उनके लिए भी एआई मॉडल्स बनाए जाएंगे। इसमें आगे है सिग्निफिकेंस, ये ज़रूरी क्यों है, ये भारत जन वाली ये एआई मॉडल्स ज़रूरी क्यों हैं? पहला पॉइंट है कल्चरल प्रिजर्वेशन, क्योंकि एक तो इंडिया में सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर एक लैंग्वेज का एक कल्चर है। जैसे अगर आप देखो, अम, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, यूपी में भी हिंदी बोली जाती है, और बिहार में देखें तो भोजपुरी, मैथिली और भी भाषाएं बोली जाती हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। तो ऐसे बहुत सारी, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर एक लैंग्वेज के साथ एक कल्चर जुड़ा हुआ होता है ना? तो उस कल्चर को प्रिजर्व करने में ये हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट है डिजिटल सोवर्निटी, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज बाय डेवलपिंग इंडिजीनियस एआई सॉल्यूशंस। ये जो भारत जेन है ना, ये इंडिया मेड होगा, इंडिजीनियसली बना होगा ये। तो अगर अपने देश में बनाया जाएगा तो हमें बाहर की टेक्नोलॉजीज़ पर मतलब डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा इंडिया में ही अच्छा खासा एआई का ऐसे मॉडल्स बनेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एम्स टू मेक AI accessible to all citizens, particularly in underserved regions. ये ऐसे मॉडल्स होंगे, एक तो ऐसी लैंग्वेजेस भी इसमें होंगी जिनके बारे में हमें कम पता है, रिसोर्सेज कम है, अवेलेबल कम है उनके बारे में रिसोर्सेज, एंड साथ में ये हर एक सिटीज़न इसको एक्सेस कर पाएगा। और जो रीजन्स हैं जो अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज एंड आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी ये वहाँ के लोग भी एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग AI इकोसिस्टम, एनकरेजेस इनोवेशन इन इंडियाज़ AI रिसर्च कम्युनिटी। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडिया का हर हर जगह का अलग अलग एक आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट होता है, कम्युनिटी होती है। अब जैसे इंडिया की रिसर्च कम्युनिटी अलग है AI की, ठीक है। तो अगर इंडियंस इस पर AI के कामों पर फोकस करेंगे, सीखेंगे एंड इस पर रिसर्च करेंगे और इस पर काम करेंगे, ऐसे मॉडल्स बनाएंगे, तो अच्छा है इंडिया के लिए। तो ये इनकरेज करेगा कि एक तो ये इंडिया के अंदर बन रहा है सारा, ठीक है। और तो इससे क्या होगा, अगर इसके अंदर और इंडियंस इनोवेशन वाले काम करेंगे ना, तो इट विल बी गुड। और स्टार्टअप्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, उन्हें तो मौका मिल ही रहा है सो दैट दे कैन वर्क इन दिस, ऐसे मॉडल्स बनाने में हेल्प करें। सो ये तो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट। ये जो टॉपिक है ये साइंस का है, और साइंस का है, और ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो पहले पैराग्राफ में लिखा है वो है कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, बैंगलोर में ये जगह है, वहाँ के रिसर्चर्स ने पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट बनाया है फॉर प्रेशर सेंसिंग and energy harvesting applications and used it to invent a prototype of a road safety sensor। देखो इधर से कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो पूछा जाएगा वो मैं बता देती हूँ कि ये पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट जो हैं ये किस काम आते हैं, ठीक है। ये आते हैं फॉर प्रेशर सेंसिंग एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए, एंड रोड सेफ्टी सेंसर्स बनाने के लिए भी, रोड सेफ्टी सेंसर्स में भी ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन यहाँ से आना बहुत पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज ये हैं क्या, पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट्स हैं क्या, इनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगेन ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज़ याद करना है। कई लोग होंगे जिनको साइंस समझ नहीं आती, इट इज़ वेरी ओके, क्योंकि ऐसे बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं साइंस से। जैसा का जैसा दिया है ना, वैसा का वैसा पूछा जा सकता है, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। बट हम वर्ड्स में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ आए इट्स ओके, बट याद रखना है। तो इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट है, जो पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट्स हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ वेनेडियम डाइसल्फाइड VS2। तो ये चीज़ है जो याद रखनी है, ठीक है। वेनेडियम डाइसल्फाइड से ये बने होते, वेनेडियम डाइसल्फाइड नैनो पार्टिकल्स से ये बने होते हैं, इंटीग्रेटेड इनटू, एक मिनट, इंटीग्रेटेड इनटू, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे भी, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पॉली पॉलीविनाइलिडीन डाइफ्लोराइड PVDF। सो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एज इट इज़ वर्ड्स को याद करना है। VS2 जो वेनेडियम डाइसल्फाइड के नैनो पार्टिकल्स हैं, इट हैज़ हाई सरफेस चार्ज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हाई है, लो नहीं है, तो ये वर्ड्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकते हैं। हाई सरफेस चार्ज प्रॉपर्टीज़ विच एनहांस द पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ PVDF। The nano composite exhibits high flexibility, durability and energy harvesting capabilities। इतने अच्छे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ड्यूरेबल हैं, एनर्जी हार्वेस्टिंग की कैपेबिलिटीज़ इनमें हैं, विच आर क्रूशियल फॉर प्रेशर सेंसिंग एप्लीकेशंस, ठीक है।
इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं वाया पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। वाया पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्टिंग मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसे ट्विस्ट करके दिया जा सकता है कि कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल प्रेशर या एनर्जी, तो ये चीज़ याद रखनी है। डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड, CENS है बैंगलोर का, वहाँ के रिसर्चर्स इसमें इन्वॉल्व्ड थे, एंड इट इज़ फंडेड अंडर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, ठीक है। फीचर्स क्या हैं इसके? सेल्फ पावर्ड सेंसर्स होते हैं, नैनो कॉम्पोजिट्स जो होते हैं, दे जनरेट एनर्जी थ्रू प्रेशर एंड डज नॉट नीड एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। ये खुद ही से विद द हेल्प ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये खुद ही से एनर्जी जनरेट कर लेते हैं थ्रू प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर यूज़ करके, एंड इनको बाहर से किसी और पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई और चीज़ आके इनको इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाए। एनर्जी हार्वेस्टिंग, द सेंसर कैन स्टोर एनर्जी produced through the piezoelectric effect which can be utilized to power electronic devices। तो इतना सही है कि इसके अंदर जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से एनर्जी जनरेट होती है वो भी स्टोर कर लेते हैं ये, ठीक है। और वो जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो स्टोर हो रखी होती है, वो बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए यूज़ की जा सकती है। स्मार्ट एप्लीकेशन, रोड सेफ्टी सेंसर्स में can be used for road safety sensors to alert vehicles approaching dangerous turns or high risk zones, ठीक है। Significance, the polymer nano composite demonstrates potential for sustainable and flexible energy generation। अच्छा ही है क्योंकि एक तो ये खुद से एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, नैनो कॉम्पोजिट पार्टिकल्स जो होते हैं, पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट्स जो होते हैं, सॉरी, वो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल मतलब एनर्जी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं खुद ही, और जो जनरेट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, उसको ये स्टोर भी कर लेते हैं बाद के लिए, और बाद में वो कई सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज करने में, एंड रोड सेफ्टी सेंसर्स में ये हेल्प करते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो इट इज़ गुड, बाद में काम आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर हुई है, तो इट इज़ सस्टेनेबल एंड फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल एनर्जी जनरेशन है। एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन रोड सेफ्टी, क्योंकि रोड सेफ्टी सेंसर्स में ये काम आते हैं, कैन रिड्यूस एक्सीडेंट रेट्स, क्योंकि अलर्ट कर देगा ये गाड़ियों को कि आगे रिस्क है या क्या है ना। यूज़ ऑफ स्मार्ट सेंसर्स कैन पेव द वे फॉर एडवांस्ड वेरिएबल टेक्नोलॉजी एंड अदर सेल्फ पावर्ड डिवाइसेस contributing to artificial intelligence and automation sensors। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन सेक्टर्स में आगे जाके हेल्प कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज इट्स जस्ट टू रीड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, रीड करना है कि स्मार्ट सेंसर्स में भी यूज़ हो सकते हैं। सो दिस टॉपिक वॉज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से टॉपिक से, ठीक है। स्वेलो टेल बटरफ्लाइज, एक असम जो जगह है वहाँ पर जो कुछ ऐसा रीजन है जिसको सिट्रस बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये कहाँ पर है? असम में, ठीक है। वहाँ पर जो मेडिसिनली वैल्यूएबल प्लांट स्पीशीज़ हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्वेलो टेल बटरफ्लाइज जो हैं उस एरिया में वो काफ़ी एंडेंजर हो रही हैं, ठीक है, उनको दिक्कत आ रही है। सो हम इसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं। स्वेलो टेल बटरफ्लाइज ये होती क्या है?
इसका साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाएगा, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। टाइप्स क्या है इसके? इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक ब्लू स्ट्राइप्ड मीमे और माइम, जो भी है ये याद रखना लेकिन ज़रूरी है। इंक्लूड स्पीशीज लाइक ब्लू स्ट्राइप्ड मीमे और माइम, भूटान ग्लोरी एंड केसरे हिंद। ठीक है, ये 3 है, 1, 2 एंड 3। ये इन स्वेलोटेल बटरफ्लाइज के टाइप्स हैं ये 3। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर मिलते हैं। 69 स्पीशीज़ आपको वहीं मिल जाएंगी इसकी। IUCN स्टेटस क्या है इसका? ये है ग्लोबली एंडेंजर्ड। ठीक है, ये याद रखना है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट है, या थ्रेटेंड है, या क्या है, वो याद रखना है कि ये एंडेंजर्ड है। सम स्पीशीज आर ग्लोबली एंडेंजर्ड। फीचर्स क्या है? ये दीज आर लार्ज कलरफुल बटरफ्लाइज होती हैं विथ फोक्ड हिंड विंग्स रिजेंबलिंग अ स्वैलोज टेल। तो ये होती कैसी हैं? ये ऐसी दिखती हैं। ठीक है, इट्स ब्लू इन कलर। बहुत सारे और भी कलर्स की होती हैं ये। इतनी सुंदर सी होती हैं, बड़ी होती है, लार्ज। एंड इसके कलरफुल बटरफ्लाइज हैं ये विद फोक्ड हिंड विंग्स रिजेंबलिंग अ स्वैलोज टेल। इनको थ्रेट्स क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, मेडिसिनल यूज़ के लिए, इलीगल ट्री फेलिंग जो एंड डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम यहाँ बटरफ्लाइज की बात करें, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर बटरफ्लाइज जाएंगी कहाँ पर? या आप कह सकते हैं प्लांट्स नहीं होंगे, वहाँ फ्लावर्स नहीं होंगे, तो कहाँ पर बटरफ्लाइज जा पाएंगी? इलीगल कैटल फार्मिंग एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये भी हो रहा है। टी कल्टीवेशन एंड पेस्टिसाइड यूज़ नियर हैबिटेट्स, जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर कल्टीवेशन एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर देते हैं, तो फिर इट्स हार्मफुल फॉर देम। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू श्रिंकिंग फॉरेस्ट का, वो फॉरेस्ट्स ही कम होते जा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा रीज़न है, फॉरेस्ट्स ही कम होते जा रहे हैं। स्वेलोटेल कंजर्वेशन एक्शन प्लान, ये इम्पॉर्टेंट है। ये मेंस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखने के लिए काफ़ी अच्छा है कि इसके लिए कंजर्वेशन के लिए एक्शन प्लान भी है। IUCN हैज़ डेजिग्नेटेड इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट एज स्वैलोटेल रिच जोन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर 69 अराउंड 69 स्पीशीज़ ऑफ दीज बटरफ्लाइज वहाँ मिल जाती है। सिट्रस प्लांट, साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाएगा, बट ये है, होती कहाँ है? ये असम के सिट्रस बेल्ट में मिलती हैं, जो मैंने बताया था कि सिट्रस बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड वो असम में है, तो वहाँ पर ये मिलती हैं, मिलते हैं सिट्रस प्लांट्स ज़्यादा। एंड वो कम क्यों हो रहे हैं? रीजंस क्या है उनके कम होने के? ओवर हार्वेस्टिंग फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स तो कम होंगे क्योंकि फॉरेस्ट्स कम होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है क्योंकि पेड़ काटते जा रहे हैं। सिट्रस प्लांट्स को वहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवर हार्वेस्टिंग, वहाँ पे ज़्यादा ये प्लांट्स को भी काटे काटे जा रहे हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स कर कोई मेडिसिनल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एलिफेंट सेंसस मेथड। ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेस इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। इनका जो काउंट किया जाता था वो पहले अलग तरीके से किया जाता था, अब नया तरीका आ गया है 2022 के बाद। तो पुराना जो मेथड था, सिंपल गिन लिए इतने हाथी हैं, बस लिख लो कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 हैं, लिख लिए। सिंपल हेड काउंट होता था, ठीक है, सिर्फ कितने हैं, ये रहा एक हाथी, वहाँ पीछे दूसरा हाथी, ऐसे करके, ठीक है, मतलब ऐसे ही होता होगा। एंड जो नया मेथड है उसके अंदर डायरेक्ट काउंट है थ्रू सैम्पल ब्लॉक मेथड, जिसके अंदर 5 किलोमीटर के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और सर्वे किए जाते हैं हर 5 किलोमीटर में।
डंग काउंट, वो था डायरेक्ट काउंट, अब डंग काउंट 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ओल्ड मेथड के अंदर। इसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन डंग डीके रेट एंड डेफिकेशन रेट ऑफ एलिफेंट्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन। उनके डंग से पता चलता था। और न्यू मेथड में क्या है कि अभी भी उनके डंग को यूज़ करके कि कितना जल्दी ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनका अलग तरीका था, है वही अभी भी है थोड़े से, लेकिन और अच्छे इसको और एडवांस करके अब यूज़ कर रहे हैं अभी भी, लेकिन सेम है। जेनेटिक मार्क रिकैप्चर पहले यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब यूज़ होता है नए मेथड में। डीएनए एनालिसिस ऑफ एलिफेंट डंग सैम्पल्स, जो एलिफेंट्स के डंग्स होते हैं, मतलब गोबर, क्योंकि अगर हम कहें काउ डंग या बफेलो डंग तो मतलब उनका गोबर होता है। जो एलिफेंट डंग मतलब उनका गोबर, उसके अंदर से डीएनए एनालिसिस लेते थे, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एलिफेंट्स थ्रू माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स। ठीक है, कि कौन सा लाइक ये इसके अंदर से अलग डीएनए निकल रहा है, इसके अलग इस दूसरे वाले गोबर के अंदर से किसी और का डीएनए निकल रहा है, तो ऐसे भी काउंट होते होते हैं थ्रू माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स। एक्स्ट्रापोलेशन, पुराने मेथड में क्या होता था, एलिफेंट नंबर्स एक्स्ट्रापोलेटेड बेस्ड ऑन लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस इन सर्टेन रीजन्स। एक्स्ट्रापोलेट करने का क्या मतलब होता है, टू प्रेडिक्ट बाय प्रोजेक्टिंग पास्ट एक्सपीरियंस और नोन डेटा, कि पहले इस एरिया के अंदर इतने थे तो अब इतने हो सकते हैं। ठीक है, extrapolated data combined with genetic data increasing accuracy for unsurveyed regions। ये नए में होता है कि सेम एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा कि जिसके अंदर एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं कि इस रीजन में पहले इतने थे तो अब भी उतने हो सकते हैं, और विद जेनेटिक डेटा, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए वगैरह यूज़ करके या उनके जीन्स वगैरह से इंक्रीजिंग एक्यूरेसी फॉर अनसर्वेड रीजन्स, जहाँ पर सर्वे नहीं हुआ है वहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है नए मेथड के अंदर। कंबाइंड एस्टिमेशन, ओल्ड मेथड्स लैक्ड इंटीग्रेशन विद अदर वाइल्ड लाइफ डेटा। पहले वाला जो ये मेथड था ना इनको काउंट करने का, वो अदर वाइल्ड लाइफ डेटा और भी वाइल्ड लाइफ में डेटाज होते हैं, जैसे टाइगर सेंसस हो गया, चीता सेंसस हो गया, और भी होते हैं, तो उनके डेटाज के साथ इंटीग्रेट नहीं होता था, लेकिन अब होता है। ठीक है, ये नए के अनुसार है, सो दैट पॉलिसी वगैरह अच्छे से बनाई जा सके आगे। और इसके अंदर प्रोटेक्शन स्टेटस एंड, एक मिनट, ये जो ओल्ड एंड न्यू डेटा न्यू मेथड है, इट इज़ वेरी 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 लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन न्यू के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए एनालिसिस यूज़ होती है या माइक्रो सैटेलाइट्स यूज़ की जाती हैं, या उनका एलिफेंट डंग यूज़ किया जाता है, या एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा यूज़ किया जाता है या नहीं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अदरवाइज बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ एलिफेंट, IUCN स्टेटस क्या है इनका, ये एंडेंजर्ड है। स्नो टेल बटरफ्लाइज वर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड एलिफेंट्स आर ऑल्सो एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से ये शेड्यूल 1 में आते हैं, फॉर हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिलती है। ठीक है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आते हैं, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 एंडेंजर्ड। प्रोहिबिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टांसेस, जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, रेयर सर्कमस्टांसेस ना हो, तब तक इनका इंटरनेशनल ट्रेड एलिफेंट्स का नहीं किया जा सकता। द न्यू मेथड्स ऑफ काउंटिंग एलिफेंट्स यूजिंग जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल्स, जो पहले नहीं, पुराने वाले मेथड में नहीं होता था, ये अब होता है, ऑफर अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशंस। However, habitat loss and all, conflict and threats like mining and low-hanging power lines continue to threaten the species। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्री के लिए आई मीन, बट मेंस के कंक्लूजन में ये बहुत अच्छा पॉइंट है, या हम इसको इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो भी होगा मेंस में, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इंट्रो या कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन, सॉरी नॉट फर्स्ट लाइन, पूरा ये,
नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइड इको मार्क स्कीम. इको मार्क स्कीम was introduced to promote eco-friendly products. इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इको मार्क स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया इन अलाइनमेंट विद लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन इनिशिएटेड इन 2021 में लाइफ इनिशिएटिव आया था, लाइफ मिशन शुरू हुआ था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. तो ये याद रखना है कि कब हुआ था लाइफ मिशन शुरू. द रिवाइज्ड स्कीम जो कि 2024 में नोटिफाई किया, जिसको replaces the earlier 1991 version and focuses on reducing environmental impacts. Environment से related बाकी लिखा है. तो this is what is written here. Key features क्या हैं इसके? पहला पॉइंट है एक रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्राइटेरिया. कि देखो, कोई भी प्रोडक्ट होगा जो कि एनवायरनमेंट की उससे बना है, उस पर मार्क किया जाएगा. ठीक है, इंश्योरिंग मिनिमल एनवायरमेंटल हार्म. ठीक है, कि ये कैसे कैसे क्या है और कैसे बना, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर इको मार्क स्कीम के अंदर कवर की गई हैं. रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी बाय यूटिलाइजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स. जो रिसाइकल्ड कई हम जैसे मार्केट में देखते हैं ना, बोला जाता है कि ऐसे मटेरियल्स यूज़ करो जो कि रिसाइकल हो सके. ठीक है, जो कि इको फ्रेंडली हो, तो उन चीज़ों को इसके अंदर यूज़ किया जाता है. ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स बनाने में. द स्कीम मैंडेट्स एक्यूरेट लेबलिंग टू अवॉइड मिसलीडिंग क्लेम्स. एक तो जो भी मार्क किया जा रहा है, ठीक है, लेबल किया जा रहा है, वो एक्यूरेट हो, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो बाद में जाके. ठीक है, implementation is overseen by CPCB and BIS. This is very 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 important. ठीक है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है. इम्प्लीमेंटेशन को कौन देखता है इसकी, कि ये हो रहा है ठीक से, लागू हुआ है या नहीं, ये चल रहा है या नहीं. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ठीक है. देन दिस इज अगेन फॉर कंक्लूजन, अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोबैरिक वेपन्स. रशिया ने थर्मोबैरिक वेपन्स यूज़ किए हैं यूक्रेन में. ठीक है, ODAB 1500 थर्मोबैरिक वेपन्स, और ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होते हैं. ठीक है, और ये होते क्या, अभी इसमें हम देखते हैं आगे अबाउट थर्मोबैरिक वेपन्स. ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होता है ना, उसको यूज़ करते हैं टू फ्यूल एन एक्सप्लोजन, ब्लास्ट होने के लिए. Release a fuel cloud that ignites, causing a high temperature explosion. ये हम इसमें से देखते हैं how thermobaric weapons work. सबसे पहले प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब स्ट्राइक्स टारगेट. एक मिसाइल मारी जाएगी, ठीक है, या बॉम्ब जो भी है ये, इसको मारा जाएगा, ये टारगेट पर टच करेगी, स्ट्राइक करेगी. ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा जिससे एक क्लाउड बनेगा. छोटा सा एक्सप्लोजन होगा. देखो मैं फिर बताती हूँ, ये सबसे पहले यहाँ पे टच करेगी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किया. अब यहाँ पे टच करके हल्का सा ब्लास्ट होगा, जिस ब्लास्ट की वजह से ये क्लाउड बन जाएगा एक. ठीक है, और इस क्लाउड के अंदर, क्योंकि इस के अंदर जब ये स्ट्राइक किया, इसके अंदर क्या था, एक्सप्लोसिव मटेरियल था. तो जब ये होगा, यहाँ पे टच करेगा, तो जब ब्लास्ट करेगा ये, यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, उसके अंदर क्या निकलेगा, एक्सप्लोसिव मटेरियल. तो इस क्लाउड के अंदर क्या आएगा, एक्सप्लोसिव मटेरियल. फिर सेकंड एक्सप्लोजन होगा. ठीक है, पहले क्लाउड बनेगा, फिर से सेकंड एक्सप्लोजन होगा, जिसकी वजह से मैसिव ब्लास्ट होगा. दैट इज़ कैपेबल ऑफ वेपराइजिंग ह्यूमन बॉडीज़. इतना भयानक एक्सप्लोजन होगा ये सेकंड वाला, जिससे मतलब शरीर के, अगर कोई इंसान उधर हो तो वो तो ख़त्म ही हो जाए, वो उसके तो चीथड़े उड़ जाए. ठीक है, तो इसके अंदर दो एक्सप्लोजन्स होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है जो मैसिव होता है. तो इसके अंदर यही लिखा है सेकंड पॉइंट में. फर्स्ट में ये लिखा है कि एक तो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा यहाँ पर. ये जो
छोटा ब्लास्ट हुआ है ये कैसे हुआ है, ऑक्सीजन यूज़ करके, ठीक है। सो ऑक्सीजन वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट ब्लास्ट जो छोटा था। देन रिलीज अ फ्यूल क्लाउड, ये वाला क्लाउड जो बना जिसके अंदर फ्यूल या आप एक्सप्लोसिव मटेरियल बोलो, दैट इग्नाइट्स causing high temperature explosion, ये सेकंड वाला, results in an immense blast wave and a vacuum effect by consuming nearby oxygen। और इसके अंदर जो मतलब आसपास का जो ऑक्सीजन होता है वो इसके अंदर कंज्यूम हो जाता है। एंड शायद आई सेड इसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ होता है, सॉरी फर्स्ट में नहीं, सेकंड वाले में ऑक्सीजन यूज़ होता है। आसपास जितना ऑक्सीजन होता है उसको ये ब्लास्ट वेव, लाइक ये जो सेकंड वेव है इसके अंदर वो कंज्यूम हो जाता है, नॉट इन द फर्स्ट, सॉरी। फीचर्स, 2 स्टेज एक्सप्लोजन है, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। इफेक्टिव इन एनक्लोज्ड स्पेसेस, बहुत ही भयानक हो जाएगा अगर कोई बिल्डिंग के अंदर ये होता है या बंकर के अंदर या टनल्स के अंदर होता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा। ह्यूमन इम्पैक्ट, कैन रप्चर ऑर्गन्स एंड कॉज सीवियर इंजरीज ड्यू टू प्रेशर चेंजेस, बहुत ही बुरा हाल, चीथड़े उड़ जाएंगे। नॉट स्पेसिफिकली बैंड, अच्छा, नो एक्सप्लिसिट बैन, इस पर कोई ऐसा बड़ा मतलब इस पर कोई बैन नहीं है, बट हेग कन्वेंशन जो है उसके अंदर है कि ह्यूमंस को या सिविलियंस को टारगेट नहीं करना। तो अगर ये ब्लास्ट होता है, इसको यूज़ करते हैं और सिविलियंस पर अटैक करते हैं तो इट विल वायलेट द हेग कन्वेंशन। अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये स्पेसिफिकली या एक्सप्लिसिटली बैन नहीं है। हिस्ट्री एंड ओरिजिन, इट वॉज डेवलप्ड बाई यूएस एंड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ने बनाया था कोल्ड वॉर के टाइम पे। यूज्ड बाय द यूएस इन 2001 अगेंस्ट अल कायदा इन अफ़गानिस्तान, तो पहले ही इसका यूज़ हो चुका है। और अफ़गानिस्तान का हाल तो पता नहीं, वहाँ पे जो अलकायदा थी वहाँ पर, उस पर रशिया हैज़ डिप्लॉयड दीज इन चेचन्या एंड यूक्रेन, आई डोंट नो कैसे वर्ड्स हैं ये, तो रशिया ने ये यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज PME ड्राइव। गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है PME ड्राइव स्कीम को। ई ड्राइव क्या है? PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये एक स्कीम है दैट हैज़ खैर ये तो छोड़ो आगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं फालतू में, देखो PhD तो करनी है नहीं तो फिर इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं बताऊँगी। ये है क्या चीज़, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न, ये याद रखना ज़रूरी है। ये यू हैव टू रिमेंबर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। स्कीम replaces the faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India phase 2, FAME India phase 2 स्कीम थी, उसको रिप्लेस करके है ये। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम क्या है? इट एम्स टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आए बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स एंड बिल्डिंग अ रोबस्ट EV चार्जिंग इकोसिस्टम। लोगों को इंसेंटिव्स दें और इंडिया के अंदर चार्जिंग EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस अच्छे से बनाएं। तो इट्स जस्ट इसलिए मतलब है ये कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आ जाएं। फाइनेंशियल आउटले क्या है? 10,900 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए इतना पैसा लगाया है इसमें। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स देने का बोला है इसमें, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये याद रखने की एम्बुलेंसेस, ट्रक्स वगैरह इलेक्ट्रिक जो भी है, मतलब ये सब इलेक्ट्रिक हों और इन सब पे इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ मिलेंगी। फीचर्स क्या है? बसेस, अगेन ये सब अंदर का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बसेस होंगी, वाउचर्स मिलेंगे, आधार ऑथेंटिकेटेड वाउचर्स फॉर EV बायर्स, जो खरीदेंगे उन बायर्स के लिए विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। साइंड बाय बोथ द बायर एंड डीलर एंड अपलोडेड ऑन PME ड्राइव पोर्टल फॉर फैसिलिटेटिंग डिमांड इंसेंटिव्स। आधार से लिंक्ड
ई वाउचर्स बनेंगे जो कि ईवी बायर्स के लिए होंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, जिस पर बायर और सेलर डीलर दोनों के साइंस होंगे। एंड उसको उन ई वाउचर्स को पीएम ई ड्राइव पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आगे जो इंसेंटिव्स वगैरह होंगे वो मिल पाए। ई एम्बुलेंसेस भी होंगी। डिमांड एग्रीगेशन मैनेज्ड बाय कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल पढ़ लेते हैं। इन सिटीज़ विद populations exceeding 40 lakhs like दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। डिमांड एग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओडिशा लेपर्ड पॉपुलेशन बढ़ गई है 22% से, ठीक है। 2 सालों के अंदर अंदर 2022 से लेके अब अगर 2024 में जब देखा तो 22% बढ़ गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर डिस्पाइट ऑनगोइंग कंसर्न्स अबाउट पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लेपर्ड स्किन्स इन द स्टेट, ओडिशा में ये होता है पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, उनकी स्किन्स की, जो लेपर्ड की स्किन्स है उनका, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। की फाइंडिंग्स फ्रॉम ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024। एक तो पहले पॉइंट में ये लिखा है कि उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। दूसरे पॉइंट में ये है कि जो वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क्स वगैरह जो भी हैं, उनके अंदर और बाहर दोनों जगह पे ये मिल जाते हैं। की हैबिटेट्स सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मिलते हैं, अंदर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड सटकोसिया एंड हीराकुड वाइल्ड लाइफ डिविजन्स में ये मिलते हैं, मिल जाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं? पॉपुलेशन फिर भी अभी चाहे 22% बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जो लैग्स बिहाइंड 2018 सेंसस एस्टिमेट ऑफ 760, मतलब पॉपुलेशन स्टिल लैग्स बिहाइंड 2018 सेंसस। जब 2018 का सेंसस हुआ था इनका, तब 760 का था, तो उनसे तो कम ही है। एंड पोचिंग काफ़ी होती है अभी भी, ठीक है। 2018 से लेके 2024 6 साल के अंदर अंदर 116 लेपर्ड्स मर गए हैं या मार दिए गए हैं। ओडिशा के अंदर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इस पे मत जाना, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। याद हो जाए इसके अंदर तो ठीक है, बट सब कुछ याद करना ही नहीं है। नेशनल लेपर्ड सेंसस इंडिया में 2022 में हुआ। नेशनल पॉपुलेशन जो है, लेपर्ड पॉपुलेशन जो है 8% इंक्रीज हुई थी, ठीक है। टॉप स्टेट्स फॉर लेपर्डी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना ज़रूरी है। लेपर्ड्स के लिए कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है। मैं नंबर 1, सबसे ज़्यादा नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र में, नंबर 3 पर कर्नाटका में एंड नंबर 4 पर तमिलनाडु में। ये याद रखना है। मेथडोलॉजी, सर्वेज कैसे कंडक्ट होते हैं इनके, यूजिंग फुट पेट्रोल्स एंड कैमरा ट्रैप्स, कि जो उनके पैर, जो पंजे हैं कहाँ कहाँ तक हैं, मतलब यहाँ पंजा है, उसके आगे पंजा है, मतलब उस तरीके से। एंड कैमरा ट्रैप्स, कैमरे की हेल्प से। लेपर्ड सेंसस मेथडोलॉजी, सेम चीज़ यहीं लिखी हुई है। बस इतना पता होना चाहिए कि 2 तरीके हैं, फुट पेट्रोल्स मतलब फुट सर्वेज एंड कैमरा ट्रैप्स, बस ये 2 पता होने चाहिए, इनके अंदर का ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट मैपिंग है, इसको हम बस इस वाली मैगज़ीन के अंदर मैपिंग के थोड़े से कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।